घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात तो करेंगे कोरोना की ही। इस संकट काल, इस संक्रमण काल में जो आप और मैं, हम सब जी रहे हैं। रोजाना मैं आपको आंकड़े बताता हूं। आंकड़ों में कमी आई है संक्रमण में। हालांकि मौत का आंकड़ा आज तो कम है, लेकिन वो अभी भी चिंता का सबब है। हमने बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की उपलब्धता, दवाइयों की कालाबाजारी पर सवाल उठाए। अंतिम संस्कार के लिए भी किस तरह से वेटिंग लग रही है, किस तरह से गंगा में या नदियों में शवों को प्रवाहित किया जा रहा है। इन तमाम बातों पर सवाल उठाए हैं। वैक्सीनेशन की कोई टूल किट अभी तक इजाद क्यों नहीं हुई? राजनीतिक टूल किट पर हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा रोजी रोटी की, रोजगार की। नौकरी होगी तो आप रोजी रोटी कमाते हैं ना। और पिछले साल पहली लहर के दौरान आपको ध्यान होगा, एक वक्त ऐसा भी आया था कि लगभग 13-14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी उनसे छिन गई थी। कोरोना की लहर ने उनकी नौकरी उनसे छीन ली थी। बेरोजगारी की दर 28-29% तक चली गई थी। त्राहिमाम कर रहे थे लोग। और इस बार दूसरी लहर में अब तक किसी का भी ध्यान इस बाबत नहीं गया है, इस तरफ नहीं गया है कि रोजी रोटी का क्या। सांसें तो हमारी अटक रही हैं, दवाइयों के लिए तो हम परेशान हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती होने के लिए गुहार लगा रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन रोजी रोटी का क्या? ताजा आंकड़े जो आए हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यह देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है जो आंकड़े जुटाती है। और आंकड़े क्या कह रहे हैं? 16 मई तक का जो ताजा आंकड़ा है, हर हफ्ते के आंकड़े आते हैं। देश में बेरोजगारी दर लगभग 14.5% हो चुकी है। 14.5%। यह 6-7 पर आ गई थी कि सब कुछ सामान्य है। लोगों को वापस जो नौकरी उन्होंने, जो रोजगार उनके छिन गए थे, खो दिए थे पहली लहर में, वो वापस आ गए हैं। लेकिन नहीं, जो ये आंकड़ा है अब वो 14.5%। और शहरों में ये 15.5%, 14.71% पर जा रहा है ये आंकड़ा बेरोजगारी का। और गांव भी पीछे नहीं है। गांव में बेरोजगारी की दर अब 14.34% हो गई है। और गांवों में ये 50 हफ्ते का सबसे उछला स्तर है। पिछले साल 7 जून को ऐसा आलम गांव में देखा गया था। 16 मई की बात कर रहा हूं, जबकि 9 मई को, ये देखिए, एक हफ्ते में ही जैसे ही भीषणता बढ़ती है, काम धंधे बंद होते हैं, नौकरी मिलनी बंद हो जाती है या काट दी जाती है, या दिहाड़ी मजदूर हैं आपके मोहल्ले में। अब यहां पे फिल्म सिटी में जहां से बैठा मैं ये शो कर रहा हूं, रेहड़ी पटरी वाले जितने हैं, खोमचे वाले, चाय बनाने वाले, उनकी दिहाड़ी तो गई। अब कोरोना की मार है, लॉकडाउन भी जरूरी है, लेकिन उनकी जेब में पैसे तो जाने चाहिए। वो हमारे ही देश के बाशिंदे हैं। हर रोज गड्ढा खोदते हैं और पानी निकालते हैं। उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। इसलिए इन आंकड़ों पर आपकी तवज्जो बेहद ही जरूरी है।
सिर्फ अप्रैल में, पिछले महीने की बात बता रहा हूं, 73,50,000 नौकरियां चली गई, दिहाड़ी चली गई। यह अप्रैल की बात कर रहा हूं। अब हम मई, आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है, आज 20 मई है। और कृषि क्षेत्र की बात करूं तो जो ये 73-73 लाख नौकरियां जो गई हैं, इनमें से 60 लाख खेती से जुड़ी, 60 लाख। गांव देहात में आप आलम समझिए, लेबर फोर्स जो है ना, हमारी लेबर पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग हमारी अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा, हमारी अर्थव्यवस्था 94% इनफॉर्मल इकोनॉमी है। कोई स्थायी नौकरी नहीं होती, दिहाड़ी पे होता है या कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। ये 94% है। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यहां पर लेबर पार्टिसिपेशन रेट 40% से भी नीचे आ गया है। यह अपने आप में बहुत ही गंभीर है। और जो सैलरीड क्लास की बात करूं, जिनकी पक्की नौकरी है, तो कोरोना काल जब से शुरू हुआ, मैं पहली लहर से बात कर रहा हूं, 1,26,00,000 लोगों की स्थायी नौकरी चली गई है। लगभग 8,60,00,000 लोगों को की स्थायी नौकरी थी, सैलरीड थे वो। अब वो रह गए हैं 7,33,00,000। और इसमें जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, जिनकी पक्की नौकरियां थी, ज्यादा मार गांव देहात में पड़ी है। 68% गांव वालों की ग्रामीण इलाकों में पक्की नौकरियां गई हैं, जबकि 32% शहरी इलाके में। लेकिन जब ये आंकड़े दिए जाते हैं तो इनको गंभीरता से लेना चाहिए। पर सरकार क्या करती है? अभी 2 हफ्ते पहले जब आंकड़े आए थे, ये 14.5% के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, तब 8% हमारी बेरोजगारी की दर थी, 8%। तो सरकार क्या कहती है? चीफ लेबर कमिश्नर डीपीएस नेगी, मैं नाम समेत कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि देखिए, ये जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं ना, ये CMIE जैसी आंकड़े संस्थाएं जो हैं, जो आंकड़े जुटाती हैं, ये तो प्राइवेट संस्थाएं हैं। इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं, एक्सपर्ट्स हैं नहीं इनके पास। ये बात और है, CMIE के आंकड़े सरकार लगातार सालों से इस्तेमाल करती आई है। लेकिन ये क्लासिक केस होता है शूटिंग द मैसेंजर, कि कोई संदेश दिया जा रहा है, आंकड़े दिए जा रहे हैं, खारिज कर दो। तो खारिज कर दिए गए कि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और जो स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी बताई जा रही है। 8% बेरोजगारी दर पर अब ये 14.5% है। तो कितनी बुरी है? सरकार ये तो बताएगी, ये नहीं बताती सरकार। सरकार बताती क्या है? सरकार कहती है कि स्टेट लेबर डिपार्टमेंट्स को हमने निर्देश दे दिए हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में, निर्माण के कार्य में, और यहां पर बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो कृषि के काम हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए लॉकडाउन का। हमने निर्देश दे दिए। निर्देश दे दिए तो कोई बाधा ही नहीं हुई, कोई काम प्रभावित ही नहीं हुआ। और इसके अंदर मैं वो बात तो कर ही नहीं रहा हूं जो हाफ एम्प्लॉयमेंट जो कहते हैं ना, या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करो, कि बहुत से लोगों को 2-4 घंटे के लिए बुलाया जा रहा है, तो तनख्वाह भी या दिहाड़ी भी उसी अनुपात में काट ली जाती है। यह दरअसल जो आंकड़ा है, यह चौंकने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है। यह जो बेरोजगारी या रोजगार की दर की बात होती है ना, रोजगार, आपको रोजगार मिला हुआ है, यू आर एम्प्लॉयड, इसका पैमाना मालूम है क्या है? अगर आप एक हफ्ते में 1 घंटा काम कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड हैं। समझिए, इस स्थिति की भीषणता को समझिए। 1 हफ्ते में 1 घंटे काम किया तो आप एम्प्लॉयड हैं, आपके पास रोजगार है। तब यह स्थिति है।
और मैंने रेड़ी पटली वाले, खोमचे वाले, इनकी तो बात की। आप सोसाइटी में रहते हैं, किसी सेक्टर में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर जो मेड आपके घर आती थी वो तो आ नहीं रही, ड्राइवर्स, अब लोगों ने ड्राइवर रखने बंद कर दिए, जो माली हैं आपके, ये तमाम लोग, इनकी दिहाड़ी पर, इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। पर क्या ये चिंता का सबब है? मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, शेयर बाजार तो बल्ले बल्ले कर रहा है, नए हाइस पे हाइस बना रहा है, लेकिन काम धंधे चल पा रहे हैं क्या? इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। अब एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, इस देश में गरीबी का पैमाना क्या है। गरीब किसे माना जाता है? जिसकी प्रतिदिन की आय 375 रुपए से कम है। 375 रुपए यानी कि लगभग 11,000 रुपए महीना। वैसे इस लिहाज से छोटी सी बात और बता दूं आपको, देश के किसान तो सब गरीबी रेखा से नीचे हैं, यहां अधिकांश, क्योंकि आंकड़ा तो हमारे पास 2013 का ही है। उसमें प्रतिमाह किसान की आय 6,426 रुपए है। फिर एक और एनएसएसओ का आंकड़ा आया 2017 का, 9,391 रुपए। तो अधिकांश किसान गरीब हैं। खैर, उसे छोड़िए, 375 रुपए से कम कमाने वाला गरीब माना जाता है। और सबसे ज्यादा मार बेरोजगारी की इन गरीब लोगों पर ही पड़ी है। 2020 से अब तक 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, और इनमें भी युवाओं और महिलाओं पर सबसे बुरा असर पड़ा है। सबसे बुरा असर। मनरेगा में कहने को मांग बढ़ रही है, लेकिन संक्रमण जितना फैला है गांव देहात में, मनरेगा में भी काम क्या हो पाएगा या हो पा रहा है? प्रधानमंत्री लगातार, आज भी उन्होंने जिला अधिकारियों से, देश के अलग अलग हिस्सों के डीएम से बात की है। युद्ध स्तर पर यह तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना की मार, रोजी रोटी की दरकार, और शहरों के बाद गांवों में भी रोजगार का संकट। और यहां पर एक चीज और बता दूं इससे पहले कि चर्चा शुरू करूं, जो बेरोजगारी की दर है, राज्यवार भी थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। हरियाणा जैसा विकसित इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, 35.1% की बेरोजगारी दर, 35.1%। राजस्थान में 28%। दिल्ली, राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, 27.3%। गोवा 25.7%। झारखंड में 16.5%। पर कोई चर्चा नहीं। मेरे साथ चर्चा में CMIE के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास जुड़ गए हैं। राजीव जेटली, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, विजय सरदाना जाने माने अर्थशास्त्री हैं, देवेंद्र शर्मा वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स इन दिस कंट्री। लेकिन सबसे पहले महेश व्यास के साथ मैं बात करना चाहूंगा। महेश व्यास, जो ये आप आंकड़े लेकर आए हैं, ये बहुत चिंताजनक हैं अपने आप में। आपका सैंपल साइज क्या होता है? कितने राज्यों में कितने लोगों से बातचीत कर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बेरोजगारी की दर इस वक्त देश में लगभग 14.5%? हमारा टोटल सैंपल साइज जो है वो 1,75,000 घरों का है, और इनको हम 4 महीने में सर्वे करते हैं। लेकिन ये सैंपल इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि वीकली, मंथली एस्टिमेट्स भी निकाले जा सकते हैं। जो 4 महीने में एस्टिमेट्स निकालते हैं वो बहुत डिटेल्ड तक किए जा सकते हैं, लेकिन जो वीकली निकालते हैं वो केवल ऑल इंडिया, रूरल और अर्बन तक ही सीमित रहते हैं। मंथली वाले स्टेट लेवल तक भी जाते हैं। तो सैंपल साइज टोटल 1,75,000 का है। और जो 14.5% कहते हैं, मोटा मोटा ये हो गया कि देश में 100 लोग
जो रोजगार कर सकते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर की मैं आबादी को लगाऊं तो उनमें से लगभग 15 लोगों को, 100 में से 15 लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। आसान भाषा में कहूं तो, आसान भाषा में आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। हाँ। 18 वर्ष नहीं, लेकिन 15 वर्ष। 15 वर्ष मैं, हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूं। 15 वर्ष या उससे ज्यादा का है और काम करने का इच्छुक है, जो नौकरी ढूंढ रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इनमें से जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो 14.5% निकला था पिछले हफ्ते। और ये एक हफ्ते में 9 मई को ये आंकड़ा 7.29%, 7.25% से 14.5% पर ये जंप, ये एक हफ्ते में इतना जबरदस्त छलांग कैसे आई, इतनी बेरोजगारी कैसे बढ़ी? दो बातें हैं। पहली बात तो मैं स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता हूं और इसका जो विश्लेषण है, इसको जो एनालाइज करके इसको पता करना है कि ऐसा क्यों हुआ, कहां हुआ, इसको वक्त लगता है। लेकिन पहले नंबर्स निकल आते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर। तो पहली बात यह है कि क्यों हुआ, इसको जानने में जरा वक्त लगेगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक ही सप्ताह को लेकर के पूरी कहानी नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए और देखते हैं कि ये कितना गंभीर है, कब तक रहेगा और क्या उतर भी सकता है। गंभीरता हमने देखी है ना, पिछले साल 28% के करीब हमारी बेरोजगारी की दर चली गई थी। 13-14 करोड़ लोगों की नौकरियां, उनकी रोजगार, उनकी दिहाड़ी गई थी। ये एक हकीकत है, हम शतुरमुर्ग नहीं बन सकते ना, पिछले साल हमने देखा है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो पिछली बार तो हमने इन नंबर्स को रिलीज करने से एक सप्ताह के लिए रोक दिया था क्योंकि ये बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस है कि इसको रोकने की जरूरत नहीं है। और पहले जो बेरोजगारी की दर 6.5% तक ही चल रही थी, अब धीरे धीरे बढ़ करके 8, 8.5 हो गई, अब 14.5% हो गई है। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन के कारण और उसके कारण ही बेरोजगारी थोड़ी बढ़ गई होगी। और इसमें एक और खास बात, मैं ये पूरी डिटेल्ड स्टडी की, इसमें ग्रामीण इलाकों में भी बेरोजगारी दर अब शहरी इलाकों के बराबर आ गई। शहरों में लॉकडाउन भी है, समझ में आता है कि हाँ बेरोजगारी बढ़ सकती है। गांव देहात में तो खेती भी होती है, पर खेती में ही 6 लाख के करीब लोगों की, 60 लाख के करीब लोगों की दिहाड़ी चली जाती है, रोजगार चला जाता है, मजदूरी चली जाती है। यह तो बहुत ही चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात है और ये समस्या काफी देर से चल रही है, काफी समय से चल रही है। तो जो अप्रैल मई 2020 में समस्या थी, उससे उभर के हम आए बाहर काफी हद तक, लेकिन पूरी तरह से नहीं आ पाए। तो जो रिकवरी थी, जो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक चली, सितंबर तक चली, उसके बाद में रिकवरी में स्टेबलाइजेशन आ गया, वो और आगे नहीं बढ़ पाया। तो एक आंकड़ा है जैसे कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट, जो पहले 42% था, वो इसको थोड़ा समझाइए, इसके मायने क्या होते हैं लेबर पार्टिसिपेशन रेट? तो 15 वर्ष या उससे ज्यादा के जितने लोग हैं, उनमें से जितने भी लोग काम करने के इच्छुक हैं, चाहे उनको नौकरी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन यदि वो काम करने के इच्छुक हैं तो वो लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लेबर मार्केट में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी संख्या, टोटल की संख्या के और वो 40 से नीचे चली गई, तो ये अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा ना, क्यों बढ़ गया 7.25% से 14.5%, एक हफ्ते में कैसे आ गई बेरोजगारी? आपने कहा क्यों का तो जवाब अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सरकार इस क्यों का जवाब तलाशने में गंभीर भी दिखाई देती है। ये सवाल महेश व्यास इसलिए क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले जो आपने आंकड़े दिखाए थे, जिसमें 8% के करीब की बेरोजगारी दर थी, तो चीफ लेबर कमिश्नर DPS नेगी कहते हैं कि आपका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, एक्सपर्ट है नहीं, स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी की बताई जा रही है। सीधे आप पर सवाल कर दिए गए। ये बात मैंने अखबार में पढ़ी थी
और मेरे ख्याल से इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जबकि ये अखबार के अनुसार ये सीएमआई पर मुझ पर डायरेक्ट अटैक नजर आता है, लेकिन मैं आपके जरिए सबको बता देना चाहता हूं। नहीं, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू का काम हो रहा है। सीएमआई के तमाम आंकड़े सरकारी संस्थाएं इस्तेमाल करती हैं ना, करती आई हैं सालों से। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, मुझे एक बात बताने दीजिए कि सरकार हमारे आंकड़ों को देखती है और मेरे ख्याल से रिएक्ट भी कर पा रही है। इसलिए लेबर ब्यूरो, जिसके नेगी डायरेक्टर हैं, उन्होंने या उनकी संस्था ने शुरू किया है सर्वे करना, पता करने के लिए खुद कि वाकई में स्थिति इतनी गंभीर है या नहीं है। कब आएगा वो सर्वे? उसकी टाइमलाइन नहीं बताते ना। नहीं, सुनिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या तुम्हें लगता है कि एनएसएसओ का डेटा सही है या नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता हूं विदाउट माई स्टडिंग इट। लेकिन यदि लेबर ब्यूरो खुद चाहता है कि सर्वे करे तो यह अच्छी बात है, और यदि मुझ पर अटैक किया है तो उससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको यह बता दूं कि लेबर ब्यूरो के साथ में मेरे अच्छे संबंध हैं, मैं उनसे बात करता हूं और इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करता हूं। तो जो अखबार में आया है उसके ऊपर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाए, क्योंकि लेबर ब्यूरो के साथ हम बात करते हैं, उनको समझाते हैं हम क्या कर सकते हैं, और वो समझने की कोशिश भी करते हैं। तो जो अखबार में आया उसको लेकर के ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश व्यास, आपने वक्त निकाला और ये आंकड़े समझाए जो दरअसल बहुत चिंताजनक हैं। राजीव जेटली, चिंताजनक हैं कि नहीं? 14.5% बेरोजगारी दर पहुंच गई है, लेकिन यहां पर इसका आकलन करने के बजाय सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है कि अरे वैज्ञानिक आधार नहीं है, जितनी बुरी है स्थिति उससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है, हम सर्वे करवाएंगे पर वो कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी वाला खेल है, वो सर्वे कब होंगे। दिहाड़ी जा रही है, रोजी रोटी जा रही है लोगों की। क्या ये एक कड़वी हकीकत है? मैं मानता हूं कि यह महामारी है, पर हमें समस्या को एक्सेप्ट तो करना होगा पहले कि नहीं? चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, व्यास साहब को अगर रोक सके तो रोक लीजिए, क्योंकि वो जो बात कह के गए हैं उसका जवाब मैं देना चाहता था। बाई चांस वो अपनी बात कह के चले गए हैं। उन्होंने कहा कि नेगी जी ने जो रिएक्ट किया मैंने अखबार में पढ़ा था। मैंने भी सीएमआई का डेटा अखबार में ही पढ़ा था, और मैं उनको बता देता कि आपका डेटा आपको क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर आप मार्च की बात करें तो सीएमआई ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता चला जा रहा है। ये सीएमआई का डेटा कह रहा था। हम उस बात से बिल्कुल खुश नहीं हुए, क्योंकि वो वीकली डेटा आता है। दूसरी बात, अब जो इन्होंने डेटा निकाला उसमें रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई गई है। ये भी मैंने भी अखबार में ही पढ़ा है। उस रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में लास्ट में क्या कोट करा, देखिए पूरी राजनीति होली, लास्ट की लाइन पढ़ी अब उसमें लिखा है कि जो रबी की फसल होती है वो लगभग मार्च एंड और अप्रैल में जाके कट जाती है। अगली फसल की जो बुआई होती है खरीफ की फसल की, वो मई में होती है। इस बीच का जो डेटा था वो उन्होंने अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डाला है, उस बीच का जो डेटा था। तो आप ये सोचिए, वीकली डेटा दे रहे। इसके सरल भाषा में अगर मैं इसका जवाब देना चाहूं तो कुछ इस तरीके से होगा कि मेरा एक दोस्त मेरे साथ एक कार का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया। कार वाले ने बोला कि जी मेरी गाड़ी जो है वो 7 मिनट के अंदर 100 की स्पीड पे पहुंच जाती है, और उसने कहा कि मैं इस गाड़ी को प्रूव कर दूंगा कि 100 पर नहीं पहुंचती है। हम कार में बैठे, जब मेरे दोस्त ने जब उस टेस्ट ड्राइव वाले ने कार चलाई, 100 पे पहुंची, और थोड़ी देर के बाद थोड़ा मोड़ भी आया आगे, तो उसको थोड़ी स्पीड स्लो करनी पड़ गई। तो मेरे दोस्त ने बोला आपने बोला था 100 पे पहुंच जाती है, देखिए तो 80 पे आ गई। थोड़ी देर बोला अरे ये तो 60 पे आ गई, ये तो 50 पे आ गई। तो ऐसा डेटा जो आप वीकली आधार पे देते हो, वीकली आधार पे देने के बाद आप ही की कंपनी कोट कर रही है कि वो डेटा के अंदर जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, सुनिए, आप ही की कंपनी कोट कर रही है, मैं नहीं कर रहा। नहीं, ये डेटा झूठा है। और ये डीपीएस नेगी का जो बयान है ये अप्रैल का, ये उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर की, और ये पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। जो आपने कोट किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, पर ये सिलेक्टिव कोटिंग से कहीं कहीं से उठाकर आप किसी भी चीज को रद्दी के डस्टबिन में डालकर क्या समस्या का निदान हो जाएगा? मेरा सवाल यह है, सीएमआई ही के आंकड़े सरकारी संस्थाएं कितने सालों से इस्तेमाल कर रही हैं?
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं चौधरी साहब, मार्च में वो कह रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर कम हो रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब कह दिया तो दिक्कत है। बेरोजगारी दिक्कत है कि नहीं, मुझे ये बताइए। छोड़िए अभी सारी बातें। चौधरी साहब अभी मैंने यही बात तो कही कि जब इन्होंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता चला रहा है, तब भी हम खुश नहीं हुए। अच्छा, अब जब ये बता रहे हैं खरीफ और रबी की फसल के बीच का डिफरेंस, तो भी हम खुश नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे पैनल पे एक कमी रह गई है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाना था आपको। आज इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर ढूंढ रहे हैं कि हमारी कंपनी में काम करने के लिए लोग मिल जाएं। उनका यह कहना है क्योंकि पेंडेमिक के डर से बहुत सारी लेबर यहां से माइग्रेट कर गई है, हम कंपनी में बार बार अपने वर्कर को फोन कर रहे हैं कि कृपया काम पर वापस आइए। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठा लीजिए और उनसे यह बात निकलवा दीजिए, वो आपको बता देंगे। दूसरी बात, मैं कहता हूं कि जो डेटा है, ठीक है, वो डेटा का अपना काम है, कंपनी का काम है। सीएमआई अपना डेटा हर बार लेकर के आती है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट घटाती है, कभी बढ़ाती है, और वीकली आधार पे वो अपना रिपोर्ट दे रही है। और अभी तो वो व्यास साहब चले गए, उनका अपने पास भी शायद वो डेटा नहीं था कि मैंने किस आधार पे ये सारे निष्कर्ष निकाले। अच्छा, हम कहते हैं कि रोजगार बढ़ा है, हम कहते हैं रोजगार बढ़ा है, उसके 3-4 सबूत आपको देता हूं। एफएमसीजी इंडस्ट्री रोजगार बढ़ा है, आप ये कह रहे हैं? सुनिए, रोजगार बढ़ा है? नहीं, मैं सुना नहीं ध्यान से। चौधरी साहब, मैं दोबारा बोल रहा हूं, चौधरी साहब दोबारा बोल रहा हूं। अच्छा। आप सुनिए इसको, रोजगार बढ़ा है, मैं बोल रहा हूं आपको। हमारी हाउसिंग, हमारी फ्लैट हाउसिंग जितनी ग्रोथ इस पेंडेमिक में हुई है पिछले साल में नहीं हुई। आप रबी की बात तो पकड़ गए, जो शहरी इलाकों में 15.5% जो बेरोजगारी दर है वो भी झूठ है। नहीं, आप उनकी बात नहीं सुनी आपने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो लोग अपने माइंड में सोच के बैठे हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन देना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं, आंकड़ों को, डेफिनेशन को, परिभाषा का मट्ठा मत फैलाइए। राजीव जेटली लेबर पार्टिसिपेशन रेट समझा रहे हैं वो। हाँ, लेबर मतलब परिभाषा का भी मट्ठा कर देंगे आप? मतलब थोड़ी तो इकोनॉमिक्स की सैंक्टिटी रखिए ना। अरे चौधरी साहब, मैं सरल कर रहा हूं उसको, जिसको मुश्किल करके जवाब देके व्यास साहब वो कह रहे हैं इच्छुक लेबर पार्टिसिपेशन रेट यही होता है 15 साल से ऊपर वाला। कौन कौन लोग इच्छुक हैं काम करने के लिए? इच्छुक, मैं आपसे यही तो बात कह रहा हूं। मैं भी एक कंपनी चलाता हूं चौधरी साहब, आप विश्वास कीजिए, मेरा काम बंद है, मेरे पास आदमी नहीं मिल रहे हैं मुझे, मेरा काम बंद है। काम बंद है तो बेरोजगार हो गए ना जो लोग पहले काम कर रहे थे। मैं आपको कान ऐसे पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो। चौधरी साहब, मैं चैनल पे बोलता हूं, आपके चैनल पे बोलता हूं। अगर कोई लेबर है, मैं अपने जितने लोगों को, इंडस्ट्रीज को जानता हूं, वो आपके अकोमोडेट करने को तैयार है। चलिए ठीक है, आपने बड़ा दावा किया है। 1 मिनट, पवन खेड़ा, बेरोजगारी है ही नहीं, यहां तो रोजगार बढ़ गया है। तो ये डिबेट ही मैं गलत कर रहा हूं, ये चर्चा ही बेमानी है। बिल्कुल गलत ही डिबेट कर रहे हैं। आज ये सुबह सुबह आप 7 बजे हमें बैठा देते हैं यहाँ। ये सुबह 7 बजे की डिबेट का क्या लॉजिक है? मुझे इसका जरा जवाब दीजिए चौधरी साहब। मैं आपका उत्तर की इंतजार कर रहा हूं। ये सुबह सुबह 7 बजे हमें क्यों बैठा दिया आपने इस चर्चा में? बताइए ना चौधरी साहब। हाँ, तो सूरज पश्चिम से निकलने लगा है, यही बात कह रहे हैं ना आप। इनकी बातें जेटली साहब की सुन लें तो ऐसे लगता है कि जो अगर ये कह दें कि अभी सुबह है तो हम सबको मान लेना चाहिए सुबह है। देश में कोई बेरोजगारी नहीं है, खुशहाली है, अस्पताल में कोई बीमार नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सबको 2-2 शॉट वैक्सीन के लग चुके हैं, खुशहाली फैली हुई है। मान लीजिए ना, आप क्यों सुबह से शाम तक माथा पच्ची करते रहते हैं? हमें भी करवाते रहते हैं, छोड़ दीजिए। बागों में बाहर है, कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है। साहब मजाक बना रखा है आंकड़ों का। सीएमआई के महेश व्यास का, छोड़िए, आप उनकी इज्जत नहीं करना चाहते, उनके आंकड़ों को आप नहीं पहचानते, छोड़ दीजिए। आपकी अपनी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जनवरी 2019 में क्या किया था आपने? 2 डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दिया था या नहीं दिया था? क्यों इस्तीफा दिया था? क्योंकि एनएसएसओ का जो बेरोजगारी का आंकड़ा था वो 6.1 उस वक्त, ये नवंबर 2018 की बात है। 6 महीने तक वो आंकड़ा छिपाए रखा, चुनाव पूरे हो गए, चुनाव मुकम्मल होने के बाद वो आंकड़ा जारी हुआ और माना गया कि 6.1 है बेरोजगारी दर। तो मोहनन जी और जो महिला थी मीनाक्षी जी, जेवी मीनाक्षी जी और मोहनन जी, 1 मिनट आ रहा हूं राजीव। हाँ बोलिए पहले पवन खेड़ा। अगर हम रोज आपको शाम को 7 बजे आकर गुड मॉर्निंग कहने लग जाएंगे क्योंकि ये तो चाहते हैं सबको बोलना कि सूर्योदय हो गया। अरे साहब, सूर्यास्त हो रहा है अर्थव्यवस्था का। 45 साल का रिकॉर्ड तो ये कोविड आने से पहले तोड़ चुके हैं आप बेरोजगारी का। यहां मुस्कुरा रहे हैं आप जेटली साहब, आपका मुस्कुराता चेहरा हमें अच्छा लगता है।
लेकिन बात सुन लीजिए ध्यान से, बहुत चिंताजनक स्थिति है देश की, इसलिए इसमें मुस्कुराना हंसना एक दूसरे पर छींटाकशी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि समस्या है। आप तो मानेंगे ही नहीं कि समस्या है, तो समाधान कैसे ढूंढेंगे? पहले प्लीज, आई बेग ऑफ यू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि ये तो मान तो लीजिए कि एक दिक्कत है। ये तो पहला कदम है दिक्कत को सुलझाने का, कि माने की दिक्कत है। आपको तो दिक्कत ही नहीं दिख रही, आप तो कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है चारों तरफ। ऐसे नहीं काम चलेगा जेटली साहब, सरकारें हमने भी चला। राजीव जेटली रिस्पॉन्ड कीजिए। 2018 नवंबर दिसंबर की बात है, एनएसएसओ के आंकड़े आए, आधिकारिक रूप पर वो जारी नहीं किए गए, लेकिन खोजी पत्रकारों ने निकाले, कुछ अखबारों ने फ्लैश किया। 6.1% बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर। 1973 में ये आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े जुटाने शुरू किए थे। 2018 नवंबर दिसंबर में सबसे उचले स्तर पर। वो रिपोर्ट ही जारी नहीं हुई, 2 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया, मई में चुनाव मुकम्मल हुए और रिपोर्ट आ गई, और तब मान लिया आपने कि यहां 6.1 हुई थी बेरोजगारी दर। यह गलत कह रहा हूं मैं, यह ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं मैं। चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा 2 बातें नहीं, इसके बारे में बताइए ना, 2 बातें नहीं 4 बातें कहिएगा। पहले इस बारे में जवाब दीजिए। मैं एक ही बात में जवाब दूंगा चौधरी साहब। जब हम कई बार अखबार में पढ़ते हैं ना, ऊपर हेडलाइन पढ़ते हैं, तो अपने काम की हेडलाइन, पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूं मैं खास तौर पे, वो आंकड़ा दबाया गया था कि नहीं 6 महीने मैं बता रहा हूं, इसी का जवाब दे चौधरी साहब, इसी का जवाब दे रहा हूं। जब हम पॉलिटिकल लोग हेडलाइन पढ़ते हैं ना, तो हम ये देखते हैं मेरे मतलब की चीज क्या है इसमें, और जो मेरे मतलब की चीज मिलती है उसको चैनल पे बैठ के नारे लगाते हैं उसके ऊपर। अरे मैं इसी डेटा की बात करता हूं जो आपने कहा, कोट किया कि कुछ खोजी पत्रकारों ने निकाला। उसमें क्या बात आई? उसमें बात आई जो स्किल्ड लेबर इंडस्ट्री को चाहिए थी, वो स्किल्ड लेबर उन्हें नहीं मिली। आप उसको पूरा पढ़िए, उसी एक खबर को मैं कोट कर रहा हूं। मैं पूरा पढ़ता हूं, मुझे मत बताइए, थोड़ा आप पूरा पढ़ के आया कीजिए। तरफ से कुछ नहीं बोल, मेरी रिसर्च बहुत मुकम्मल होती है, आप खुद जानते हैं इस बात को। पर वो ठीक है, अभी आप प्रवक्ता के रूप में हैं, आप जानते हैं मेरी रिसर्च के बारे में। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था पॉलिटिकल लोग नारे लगा देते हैं इस बात के ऊपर। 6 महीने दबी थी ना वो आंकड़े 6 महीने तक उनकी तस्दीक नहीं की गई, चुनाव पूरे हुए तस्दीक हो गई। एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडस्ट्री चलाता और कांग्रेस माइंडेड हो, उसको एक पैनल पर अरे सिर्फ इंडस्ट्री नहीं होती, घर में भी लोगों को दिहाड़ी मिलती है। यहाँ फिल्म सिटी में भी जो लोग बैठते हैं उनकी भी दिहाड़ी है। लोगों की नौकरियां 1 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरी चली गई। एक सेकंड विजय सरदाना, मुझे ये बताइए, रोजगार बढ़ गए हैं क्या? बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है क्या? इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए क्या? देखिए संदीप जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज इस देश का है ना, वो रोजगारी है। जीडीपी और बाकी चीजें हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो कंसिस्टेंट चैलेंज इस देश का है वो रोजगार है। अभी बात हो रही थी कि सीएमआई के डेटा को लेके, देखिए जहां तक सीएमआई की डेटा की बात है, मैं उसको रिलायबल इसलिए मानता हूं क्योंकि जब दुनिया में कंप्यूटराइजेशन नहीं था, यही एक संस्था थी पिछले कई दशकों से जो हमें इस देश की इकोनॉमी का आंकड़ा दे रही है। हम भी जब IIM अहमदाबाद में पढ़ते थे, हम इनके डेटा को यूज करते थे और कभी दिक्कत नहीं आई। आज नई दुनिया में आंकड़ा क्यों खराब हो जाएगा, इसका कारण मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल स्टिल ट्रस्ट एज ए रिसर्चर, एज ए प्रोफेशनल कि सीएमआई के डेटा को मैं रिलायबल मानूंगा। अब तीसरी बात आती है एम्प्लॉयमेंट को लेके। देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं आपके सामने सिर्फ 2 आंकड़े रख रहा हूं। हर साल इस देश की आबादी, हम माने या ना माने, करीब 1.5 करोड़ के आसपास बढ़ती है। हम कितने जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं उससे ही हमें पता लग जाएगा। सही बात है। जब देश में आबादी बढ़ रही है 1.5 करोड़, तो जो 20 साल पहले बच्चे पैदा हुए थे, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, वो भी तो आज रोजगार के लायक हो गए। वो कितने लोग रोजगार ले पा रहे हैं, ये हमारे सामने आंकड़ा है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सरकार से और सरकारी सिस्टम से, क्योंकि ये मुद्दा सीरियस है, मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखता हूं। ये प्योरली इकोनॉमिक चैलेंज है इस देश का। नहीं, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। मैं अभी तात्कालिक बात करूं, क्योंकि आप आंकड़े जानते हैं। एक मिनट विजय भाई, आप आंकड़े जानते हैं, आप एमएसएमई सेक्टर को आप एक फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं। मैन्युफैक्चरिंग में
जो बेरोजगारी है वो लगभग 32% हो गई है। अभी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे थे जी, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बुलाते, रियल एस्टेट में लगभग 1/4 यानी कि 25% वर्कफोर्स बेरोजगारी की तरफ झांक रही है, बेरोजगार हो चुकी है। ऑफिस जॉब्स -19%। और रेलवे फ्रेट, और आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं विजय सरदाना, रेलवे फ्रेट जो वॉल्यूम्स होते हैं उससे पता लगता है कि अर्थव्यवस्था का चक्का कैसे घूम रहा है। अप्रैल में 11% की गिरावट दर्ज हुई है, और मुझे यहां पर राजीव जेटली ये समझा रहे हैं कि नहीं रोजगार तो बढ़ा है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लीजिए, वो तो कह रहे हैं भैया आओ हमारे पास इतना काम है, आओ ना नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। नहीं, दो चीजें हैं। देखिए संदीप जी, दोनों बातें अपने तथ्य पे हैं, उनको ओवरलैप ना करें तो बेहतर रहेगा चर्चा में। सबसे पहले अगर हम ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत असत्य बात होगी। ये इकोनॉमिक रियलिटी है कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम प्लान क्या बनाएंगे, पहली बात। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है आज इंडस्ट्रीज के सामने कि जब लॉकडाउन के समय लोग वापस चले गए थे, जेटली जी जो कह रहे हैं, बाकी जो एमएसएमई इंडस्ट्री कह रही है, निश्चित रूप से स्किल्ड मैन पावर की कमी है, क्योंकि जो लोग वापस चले गए वो पूरी तरह से वापस नहीं आए। अनसर्टेनिटी थी, उनको कहीं और काम मिल गया, गांव में रुक गए, कहीं भी चले गए, वो वापस नहीं आए। जो आए उनके पास वो स्किल नहीं थी, एक मिसमैच क्रिएट हुआ। अब करना क्या है, सॉल्यूशन हमारे सामने, हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। मेरे दो सुझाव हैं, मैं 1 मिनट चाहूंगा। हाँ 30 सेकंड में प्लीज, मेरा अगर थोड़ा निवेदन है, प्रिसाइज रहे। जिस तरह से हमने हाईवे सेक्टर को डेवलप किया है कि वहां पे काम चलता रहे लॉकडाउन के समय पे भी, क्या इसी तरह का मॉडल सारे मंत्रालय नहीं बना सकते कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं इस देश में? बहुत अच्छा आज हमारे पास सुझाव है। करीब 80 दूसरा मंत्रालय सुझाव? हैं। दूसरा सुझाव यह है कि जो हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है वो हाईली अनसेटिस्फैक्टरी है। उसमें आप उन इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करें जिनको स्किल की प्रॉब्लम है, उनको रिसोर्स उनके हवाले आईआईटी आईटीआई कर दीजिए ताकि वो अपने हिसाब से मैनपावर डेवलप करें। ये ऐसे कूड़ेदान में फेंकने से डेटा खारिज नहीं हो जाता, हकीकत छिप नहीं जाती है। और राजीव जेटली जो आप लगातार कह रहे थे, और वो मैं कोट कर देता हूं जिस पर आप सवाल उठा रहे थे, अप्रैल इज अ लीन मंथ फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द फार्म्स एज रबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय देन एंड प्रिपरेशंस फॉर खरीफ क्रॉप यूजुअली बिगिन ओनली इन मे। आपने ये कहा कि देखिए इसके चलते अभी लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पर देखिए मैंने कहा था आप तैयारी करके आते हैं, पर मैं थोड़ी और ज्यादा तैयारी करके आता हूं। यहां पर देवेंद्र शर्मा रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वो क्या कहता है? नियरली 1.85 करोड़ पीपल हैव बीन ऑफर्ड वर्क इन मे अंडर द मनरेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय कहता है 1,85,00,000 लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है। तो काम दिया गया है तो ये बेरोजगारी के आंकड़े तो और गंभीर हो जाते हैं। सरकार दावा कर रही है 1,85,00,000 लोगों को काम दिया गया, उसके बाद सीएमआई कहता है कि नहीं, तब भी 14.34% है बेरोजगारी दर गांव में। जिसमें उन्होंने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को कोट किया है कि अप्रैल और मई के अभी तक जो उनके आंकड़े हैं मनरेगा के, वो जितने ऑफर किए हैं जॉब्स उतने उपलब्ध नहीं है और लोग आना नहीं चाहते हैं, यानी देयर इज अ शॉर्टफॉल। और वो इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक के करके, और स्पेशली जो अभी सेकंड वेव जो हिट की है रूरल एरियाज को, उसने संकट को और भी बढ़ा दिया है। और अगर मनरेगा के लिए लेबर उपलब्ध नहीं है, और आप देखिए अभी तो पैडी का जो सोइंग का जो टाइम अगले महीने शुरू हो जाएगी बुआई, और आपने भी पहले भी एक बार कहा है कि जो शुगर केन क्रॉप है वो अभी तक खड़ी है लेबर नहीं है। तो एग्रीकल्चर में तो जो संकट है वो, जैसा आपने पहले दर्शाया, वो बिल्कुल बहुत गंभीर है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये जो पेंडेमिक से पहले भी ये गंभीर था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब पेंडेमिक की जो मार पड़ी है उससे वो और भी बढ़ गया है। पेंडेमिक से पहले अगर हम देखें तो 2014 और 2018 के बीच में, मुझे एक याद है इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी कि रूरल वेजेस कैसे गिरे हैं सारी कंट्री में, उन्होंने पूरा ये एनालिसिस किया था।
और ये बताते आ रहा है कि भाई एनालिसिस की भाई इतने सालों से रूरल सेक्टर की जो अनदेखी हुई है वो उसका ये परिणाम है कि आज आपके सामने इतना गंभीर संकट खड़ा है। ये भी हम ना भूलें कि पिछले साल जो रिवर्स माइग्रेशन देश ने देखी थी और वो जो लोग वापस चल के गए थे, कुछ आंकलन कहते हैं कि तकरीबन 8 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट वापस गए थे। और जैसा कि अभी बताया गया कि उसमें से बहुत लोग वापस नहीं आए हैं, वो भी जो है जैसा आपने पहले कहा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होती है उसी कैटेगरी में वो भी आते हैं, अधिकतर जो लोग उसमें से हैं। तो कहने का मतलब है जो प्रेशर रूरल एरियाज के ऊपर पड़ा है ओवर द लास्ट 2 इयर्स में कहूंगा वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली पेंडेमिक। ये जो आंकड़े दरकिनार किए जा रहे हैं, असल कहानी क्या ये है कि आंकड़े मान लिए जाएंगे तो गरीबों के लिए, जिनकी दिहाड़ी गई है, जिनकी नौकरी गई है, सरकार को कुछ पैसे उनकी जेब में डालने पड़ेंगे। अगर आपने माना कि बेरोजगारी है तो पैसे का इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो मानो ही मत की बेरोजगारी है, लोगों का रोजगार छिना है, दिहाड़ी छिनी है, बात ही खत्म। यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और आपको याद होगा सितंबर 2019 में जब सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज बाय वे ऑफ टैक्स कंसेशन कॉर्पोरेट को दिया था, तब भी यह सवाल खड़ा हुआ था कि जब जरूरत थी देश को रूरल डिमांड को बिल्डअप करने की, तो हमने सप्लाई साइड में पैसा इन्वेस्ट किया था। और ये 1.5 लाख करोड़ जो है तकरीबन ये हर साल का टैक्स कंसेशन है, यानी इस साल भी वो टैक्स कंसेशन उनको मिलेगा। लेकिन जहां जरूरत है देश में, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो जैसा वो जो फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम है उसको बिल्डअप करने की जरूरत है, सरकार ने किया है। और अभी भी उन्होंने जून तक ही किया है, जो आगे भी मैं मानता हूं कि उसको नहीं, सरकार दे रही है 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल दे रही है, पर वो तो सिर्फ मतलब जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। और यही एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जिसने हम डिमांड क्रिएट करनी है रूरल, तो इसका मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा आपको, और वो गरीब लोगों के हाथ में पैसा देना और गरीबों की जो बात की, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने, अमित बसोले हैं, इन्होंने स्टडी की, 375 रुपए का मैंने जिक्र किया, ये अमित की ही स्टडी से मैंने निकाला है। अमित, आपकी स्टडी ने यह पाया कि जो गरीब हैं वो और गरीब हो गए हैं। सबसे ज्यादा मार लॉकडाउन की पहली लहर की भी और अब दूसरी लहर में भी गरीबों पर पड़ रही है, उसमें भी युवाएं और महिलाएं। आपने ऑडियो म्यूट कर रखा है अमित, ऑडियो को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, सॉरी, आवाज आ रही है अब? हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले साल का जो लॉकडाउन था अप्रैल मई में, सबसे गरीब जो 20% परिवार थे हमारे विश्लेषण के अनुसार, उनकी सारी आय तकरीबन उस 2 महीने की चली गई। तो कुल मिला के उस साल में 2020 में लगभग 2.5-3 महीने की आय इन गरीब परिवारों को नहीं मिली। और जो नौकरियों का जो हम लोग ने विश्लेषण किया रोजगार का, उसमें जैसे आपने कहा युवाओं के ज्यादा रोजगार गए, महिलाओं के ज्यादा गए, और रोजगार जाने पर फिर ना मिले, फिर मिलने की जो संख्या थी वो महिलाओं की बहुत कम थी पुरुषों की तुलना में, और युवाओं की थोड़े सीनियर 47% महिलाओं को नहीं मिली, आपकी स्टडी कहती है। बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन आधी महिलाएं जिनकी नौकरी चली गई उनको नहीं मिली। हाँ, मिली ही नहीं। और जिनको नौकरियां मिली वो इनफॉर्मेलिटी की तरफ चले गए, मतलब जिनके पक्की आय वाली नौकरी थी उनको पक्की आय वाली नौकरी नहीं मिली, उनको कुछ और रोजगार मिला जो कि उनको करना पड़ा क्योंकि कुछ और करने के लिए था नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग ने 2020 में देखी, और तकरीबन वही चीजें अब हो रही हैं, क्योंकि कोई अलग चीज हुई नहीं है तब के अब के बीच में। मतलब जो ढांचा अर्थव्यवस्था का है वो वैसे ही ढांचा है, इनफॉर्मेलिटी वैसे की वैसी है। तो अब जब लॉकडाउन हो रहे हैं, नेशनल लॉकडाउन तो नहीं है, अलग अलग राष्ट्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉकडाउन तो है। इसमें फिर से जो मार पड़ रही है वो जो दिहाड़ी वाले हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन सब पे सबसे ज्यादा इमीडिएटली पड़ी है। और उनका ये और एक बात सोचने वाली है कि अब जो नुकसान हो रहा है वो पिछले साल के नुकसान के पीठ पे आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है। तो पहले ही लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और ऊपर से और उनकी आय कम हो रही है, तो अभी जो है एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। पिछले साल 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे, कहां हम इन्हें उबारने की बात कर रहे थे, और उबारा हमने पिछले कुछ सालों में, लेकिन पिछले साल की महामारी के चलते 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। जी, तो जो पिछले कुछ सालों में गरीबी की जो हम लोग ने दर कम की थी,
आर्थिक वृद्धि दर के हिसाब से गरीबी की दर भी कम हुई, लेकिन महामारी की वजह से गरीबी दर तो बढ़ने ही वाली थी, ये हम लोग जानते थे, इसमें कोई अचरज की बात नहीं, लेकिन कुछ करने की बात है। हमको मालूम है कि ये हुआ है। नहीं अब नहीं, ये यही हुआ तो है करने सरकार की क्या बात है करे? ना, पर करने की बात ना की जाए राजीव जेटली, क्योंकि ये जो गरीब हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सबसे पहले तो प्राथमिकता वो होने चाहिए। नौकरी पेशा लोगों की भी नौकरी गई है। डेटा को खारिज कर दो तो कोई इकोनॉमिक पैकेज देने की जरूरत ही नहीं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे थे होना चाहिए शो पर, इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे जी हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो तत्काल 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा हो जाती है। गरीब के लिए कहीं समस्या अगर थोड़ी बढ़ती चलेगी तो बात आएगी जी यहां पर तो इनको आर्थिक पैकेज देना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो नहीं, 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दी जा रही है, बस बात खत्म। नहीं, लगभग 14.5 लाख करोड़, इतना तो किसी कॉर्पोरेट को नहीं दिया गया हुआ। 14.5 लाख करोड़ मुद्रा योजना के तहत, जिसमें एवरेज 55,000 रुपया हर व्यक्ति के पास, जिसके अंदर लगभग 28 करोड़ लोग आते हैं, उन्होंने लिया अपना रोजगार, सब रोजगार के लिए। अभी वो एनपीए होने वाले हैं, उसके भी आंकड़े पूरे, उस पर भी किसी दिन बहुत लंबी तफसील से चर्चा करेंगे। केवल इसी वित्त वर्ष के अंदर 4 करोड़ लोगों ने यही लोन लिया इसी वित्त वर्ष के अंदर। लेकिन तो मतलब लोन दे दिया तो बात खत्म। मैं मानता हूं इस पेंडेमिक में वो दुकान पे काम करने वाला, जो दुकान लॉकडाउन की वजहों से बंद है, वो घर पे बैठा है, उसका जो मालिक है वो उसको तनख्वाह देता है या नहीं देता, ये एक चुनौती है, इससे निपटना है। वो छोटी दुकान, जिस दुकान के अंदर काम करने वाला लॉकडाउन से प्रभावित है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इसको क्लब कर देना सीएमआई के डेटा से, और सीएमआई का जो जस्टिफिकेशन है, वो जस्टिफिकेशन अपने आप में बताता है कि वो डेटा जो है वो वक्त टू वक्त चेंज होता चला जा रहा है उनका, वो कोई परमानेंट नहीं है, वीकली डेटा वो लेकर के आते हैं। लेकिन मैं कहता हूं चुनौती है। आपने स्किल डेवलपमेंट की भी बात करी, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी है। आपने आईआईटी की बात करी, हमने तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी है। उस यूनिवर्सिटी से लोग स्किल्ड होकर के, कितने लोग स्किल्ड हुए उसका आंकड़ा बताऊं मैं? आंकड़ा है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। 2015-16 के बाद मुझे एक बार 18, 19 और 20 के आंकड़े बताइए। स्किल डेवलपमेंट कितना कौशल विकास हुआ एक भी साल का, चाहे 18, चाहे 19, चाहे 20, एक भी साल का बता दीजिए। मुझे आंकड़े नहीं मिल पाए क्योंकि, और मुझे सोर्स बताइएगा प्लीज। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर विभिन्न राज्यों ने अपने साल 2018 या 19 या 20 एक भी साल का आंकड़ा बता दीजिए और सोर्स बता दीजिए। 2019-2020 में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकारों ने स्किल डेवलपमेंट के तहत जो बच्चे स्किल लेके रोजगार पाए हैं उसके आंकड़े दिए थे। अगर आप मुझे 5 मिनट का वक्त दे तो मैं आंकड़े निकाल के थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिए। पवन खेड़ा, वैसे 2 ही मिनट बची हैं आपके सामने। पवन खेड़ा, क्या दरअसल यहां पर देखिए बेरोजगारी है तो लोगों को दरकार होगी एक राहत पैकेज की, वहां तक चर्चा ही ना हो। क्या आपने यह पाया आज इस 1 घंटे में? संदीप जी, हर अर्थव्यवस्था का एक ड्राइविंग फोर्स होता है। अरे एक्सपर्ट बैठे हैं, देवेंद्र जी को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सरदाना जी एक्सपर्ट हैं, अमित भोसले जी एक्सपर्ट। हर अर्थव्यवस्था का एक ड्राइविंग फोर्स होता है। भारत की अर्थव्यवस्था का ड्राइविंग फोर्स क्या है? उपभोग, कंजम्पशन। कंज्यूमर की जेब में अगर आप पैसा नहीं डालेंगे तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी, और अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था किक स्टार्ट कैसे होगी? ये एक ट्रिगर होता है, एक रिपल इफेक्ट होता है। छत्तीसगढ़ का एक मॉडल है जिसको हम न्याय मॉडल कहते हैं, जहां 6,000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। जेब में पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी मार्केट में, पैसा खर्च होगा मार्केट, अर्थव्यवस्था फिर से ढर्रे पर आएगी। यहां हमने जो, अगर आपको, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं आंकड़ों, नरेगा जब चालू हुआ था, जब शुरू हुआ था, उस वक्त के आंकड़े एफएमसीजी की बिक्री के आंकड़ों से तुलना कीजिए, आपको उत्तर मिलेंगे कैसे अर्थव्यवस्था को चलाया गया। राजीव जेटली जी, हंसने का वक्त ही नहीं है आज, ना मेरे लिए ना आपके लिए। आप सरकार में हंसिए, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सत्ता में हंसते रहिए। आपका बड़ा सम्मान करता हूं पवन जी, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन हंसी मुझे इस बात पे आ रही है, मुझे तो आप ही प्रोजेक्ट रुकवा रहे हैं। नहीं, हंसना नहीं चाहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। इस बात पे हंसने से कोई लाभ नहीं होगा। आप ही प्रोजेक्ट रुकवा रहे हैं। आंकड़ा बताइए जरा स्किल का आंकड़ा बता दीजिए अभी।
ये जो आप सुबह से शाम तक लफाजी करते हैं ना, आपके सुबह से मोदी जी और से लेकर सारे प्रवक्ता, उसी से देश को नुकसान हो रहा है। नहीं, देखिए ये राजनीतिक तूतू मैमे में एक अहम बात, राजीव जेटली, आप हरियाणा के हैं, 35.1% बेरोजगारी दर है हरियाणा की, राजस्थान की 28 है। पवन खेड़ा, आपके लिए भी कोई इसमें बहुत बड़ी कूडोज की बात नहीं है, राजस्थान में आपकी सरकार है। दिल्ली में 27.3%, गोवा 25.7%, झारखंड में भी आपकी मिलीजुली सरकार है पवन खेड़ा, वहां 16.5%। अब सब आंकड़े दरकिनार कर दिए जाएं, मिला आपको 18, 19 या 20 का कौशल विकास का आंकड़ा? राजीव जेटली, 20 सेकंड है, मैं क्लोज कर मैं बता रहा हूं आपको, केवल एक प्रदेश 20,000 युवाओं ने एक ही प्रदेश के अंदर रोजगार पाया। 20,000 युवाओं, मैं आपको उसका ऑथेंटिक डिटेल भी व्हाट्सएप कर दूं। एक ही प्रदेश का बता पाए, पूरे देश का नहीं मिलेंगे ना आंकड़े। बताइएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप प्लीज कीजिएगा और मैं दिखाऊंगा। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे स्किल डेवलपमेंट के आंकड़े भी मैं दिखाऊंगा। देखिए, आंकड़ों को खारिज करने से, शतुर्मुर्ग बनने से समस्या दूर नहीं होती है। आम आदमी की परेशानी है, नौकरियां जा रही हैं, पिछले साल गई, छटनी हुई, तनख्वाहें कटी घटी, दिहाड़ियां गई, अब फिर से वही मंजर हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़ों को रिस्पेक्ट देनी हमें सीखनी होगी। मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू से काम नहीं चलेगा। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।